हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम समाज सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। इसी को ही भारतीय पुनर्जागरण भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इसी आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो इसकी ये जो आंदोलन हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। किसी काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसकी जो पृष्ठभूमि बनी थी, उसका रीजन क्या था आंदोलन के लिए। पृष्ठभूमि कह लो या कारण कह लो। तो कारण ऐसा नहीं है कि इस कारण जो पृष्ठभूमि है, भारतीय समाज में जाति प्रथा एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी सती प्रथा, तीसरी थी बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास। ये भारतीय समाज में गतिहीन बना हुआ था। ये जो जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा और धार्मिक अंधविश्वास। जाति प्रथा में क्या होता था कि जब आप अगर वेदों की मानोगे तो वेदों में सिर्फ रंग के आधार पर इनको बांटा गया, जो बाहरी लोग थे। ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे, ये तो इनके कारण हो गए। जाति प्रथा को रंग के आधार पर किया गया, फिर इनको कर्म के, फिर ब्रह्मा के, फिर उसके बाद इनको जाति व्यवस्था में लाया गया। एक लिमिटेड एरिया इनके लिए कर दिया जाता था। ये गांव से दूर रहेंगे, और जब भी ये गांव में या किसी शहर में निकलते थे तो ये अपने गले में ढोलक बांध के या लगाड़ा बांध के चलते थे। सती प्रथा उसी टाइप से, जैसे जाति प्रथा में मंदिर में ये प्रवेश नहीं कर सकते थे। लोग बाग जो सवर्ण जात के थे, तो वो इनको देखना, छूने की तो बात बहुत दूर है, देखना भी पसंद नहीं करते थे। और जब ये चलते थे तब ये अपने पीछे सड़क को साफ करते हुए जाते थे। सती प्रथा, ये भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे राजा राम मोहन द्वारा इसको काफी हाईलाइट किया गया था। बाल विवाह बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लड़कियों की, खासकर लड़कियों की। मूर्ति पूजा, आप मूर्ति पूजा को ले लो। वेदों को अगर आप पढ़ोगे तो वेदों में किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की बात नहीं कही गई है, बट जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे धीरे धीरे भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे थे। जैसे महाराष्ट्र में पूजा करने लगे थे। धार्मिक अंधविश्वास उस समय का सबसे बड़ा ये अंधविश्वास था। लोग अंधविश्वास में ज्यादा अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते थे, ना तो लोग तर्क लगाते थे और ना ही अपनी बुद्धि का यूज करते थे। तो यही सब कारण थे इस आंदोलन, जो भारतीय समाज सुधार आंदोलन, और इसी को भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी यही पुनर्जागरण हुआ। बट भारत और यूरोप के पुनर्जागरण को तुलना करने पर बहुत अंतर देखने को मिलता है। जहां यूरोप का पुनर्जागरण के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे आइंस्टीन हुआ और गैलीलियो हुआ, ये सारे निकल के आते हैं। वहीं भारतीय पुनर्जागरण को कहा जाता है
कि धर्म से स्टार्ट होता है और धर्म पे ही जाके खत्म हो जाता है। धर्म पे स्टार्ट होता है और धर्म पे क्या नाम, धर्म से स्टार्ट होकर धर्म पर ही खत्म हो जाता है। तो इस सुधार आंदोलन का ब्रिटिश पर प्रभाव, मतलब ब्रिटिश शासन आने से जो 72 लोगों ने एक कंपनी बनाई थी, जैसे ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश सरकार के आने से भारतीय सुधार पे मतलब कैसा प्रभाव पड़ा। नंबर 1 पे बोल सकते हो भारतीयों को शोषण, भारतीयों पर शोषण था। और नंबर 2 पे बोलते कि एक वर्ग पाश्चात्य शिक्षा लेकर भारत आया था। भारत, तो इसमें भी 3 वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा के लिए इसमें 3 वर्ग बनेंगे। 3 वर्ग, एक वो वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा तो लेकर आया, ये पाश्चात्य शिक्षा तो ये लेके आया, बट जो भारतीयों में जो भारत में आकर जो हीन भावना उसने उत्पन्न हुआ, गौ मांस मदिरा ये सब खाना स्टार्ट कर देता है हिंदू धर्म के कारण, कि इसमें बहुत सारी कमियां। वहीं राजा राम मोहन राय द्वारा जैसे इन्होंने भी पाश्चात्य शिक्षा ली, बट इन्होंने भारतीय धर्म को त्याग नहीं किया। जो हिंदू धर्म था, सॉरी भारतीय धर्म नहीं, हिंदू धर्म को त्याग नहीं किया, बल्कि इसमें जो कुरीतियां थी उनको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया। और एक तीसरा जो वर्ग था जो पाश्चात्य शिक्षा लेने को तैयार ही नहीं था, लेना ही नहीं था इनको पाश्चात्य शिक्षा। ये अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेज के आने से ही क्यों हुआ। इससे पहले भी भारत में बहुत सारे, ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, हमले हुए। अरे यहाँ पर जैसे मुगल हुआ, सल्तनत हुआ, इससे पहले प्राचीन काल में चले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो भी आया भारत की संस्कृति में धीरे धीरे लीन होता चला गया, भारतीय संस्कृति में विलीन हो गया, इसलिए इनकी कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्होंने किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अंग्रेज थे 18वीं शताब्दी में, वहां पर जो पुनर्जागरण के कारण जो मध्यम वर्ग था उसमें जो चेतना आई, चेतना कैसे आई? तर्कवाद से, किसी बात को तर्क लॉजिक करना, और दूसरा वैज्ञानिक, पहला क्या था? तर्कवाद से, और दूसरा वैज्ञानिक। तो अभी हम भारतीयों के बारे में ही पढ़ेंगे, तो भारत के बारे में बात करेंगे। जैसे इसके जो कमियां थी, इन्हीं कमियों को उजागर करने के लिए जो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह, जो कुरीतियां थी, इनको सबको इन्होंने वेदों के माध्यम से इनको प्रमाणित करने की कोशिश की। जैसे कि हमने आपको 3 वर्ग बताए थे, ये 3 वर्ग हैं। एक तो जिनको डेरेजियो बोला जाता था, इनके दिल में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति गहरा बड़ी और त्याग दिया, और धर्म संस्कृति को, ठीक। जो ये दूसरा वर्ग था, ये आप पहला ले लो, ये दूसरा ले लो। इस दूसरे वर्ग ने क्या काम किया? पश्चिमी शिक्षा तो ली पहले वर्ग की तरह, बट हिंदू धर्म को त्याग नहीं किया, ना ही अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखा। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा लेकर तर्कवाद
मानववाद तथा विज्ञानवाद। इन्होंने इस पर काम किया, जो भारतीय समाज में जो कमियां थी, इन्होंने उसको लॉजिक, जो कमियां थी उन, जो अंधविश्वास था, जो परंपरागत रीति रिवाज थे, उनको तर्कवाद से, जो आप अपना रहे हो, जो माध्यम अपना रहे हो, जैसे पूजा करने जा रहे हो तो मूर्ति पूजा है, तो जैसे मंदिर के बाहर कोई खड़ा व्यक्ति अगर परेशान है, आप उसकी बात ना सुनकर और मंदिर में जाके उसकी पूजा, मतलब भगवान की पूजा करते हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। मानववाद। विज्ञानवाद, किसी भी चीज को वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए, किसी भी चीज को वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए, जैसे जो बाल विवाह होता था, बाल विवाह को चिकित्सा से, बाल विवाह को अक्षय कुमार दत्त, जो बाल विवाह होता था बच्चों को, अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा के माध्यम से समझाया कि बच्चों की शादी कितनी एज में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में शादी होने पर उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो उन्होंने इस टाइप से विज्ञानवाद को समझाने की कोशिश की। वही मानवतावाद, मानवतावाद आचरण से ये है, जैसे आप किसी के अधिकार छीन लो, क्या छीन लो, उसके अधिकार छीने जाए, या गलत आचरण अपनाया जाए, या समाज के कमजोर किया जाए, मतलब किसी एक वर्ग को लेकर उसको कमजोर किया जाए, जैसे स्त्री को, ये कोई मानवतावाद नहीं है। अगर ये सभी कमी आप देख रहे हो दूर खड़े होके, जैसे किसी का अधिकार छीना जा रहा है, किसी का बेइज्जती की जा रही है और गलत ढंग से किसी को बहिष्कृत किया जा रहा, अगर ये आप देख रहे हो इन चीजों को, तो आप मानव नहीं हो, मतलब आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इसकी विशेषताएं थी, सुधार आंदोलन की विशेषताएं। सुधार आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? तर्कवाद का मतलब ये होता है कि आपको कोई बात अगर बोली जा रही तो उसको आप आंख बंद करके बात मत मानो, बट उस पर एक बार सोचो जरूर कि ये सही है या गलत कह रहा। पता चले किसी का मर्डर करने के बोल दिया, मर्डर करने के बाद आप सोच रहे हो कि यार ये तो गलत बात थी। और दूसरा बुद्धि, ये भी तर्कवाद का ही दूसरा है, मतलब जब बुद्धि होगी तभी आप तर्क की बात करोगे। धार्मिक सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता से ये है कि समाज में सभी लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबड़ है तो इसको धनाढ़ है, या फिर सबड़ है तो इसको ज्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी, और ये निम्न जाति का है तो इसको कम सन रोशनी मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सन होता है वो सबको समान रोशनी देता है, जो सन होता है वो सबको समान रोशनी देता है। धर्मनिरपेक्षतावाद को से क्या मतलब निकलेगा? धर्मनिरपेक्षता से, धर्मनिरपेक्षता मतलब अपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए ऐसा मत करो किसी दूसरे धर्म की तौहीन, किसी दूसरे धर्म के, जैसे आजकल में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अब नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ जो चल रहा है हिंदू धर्म में। और काफी अभी कंट्रोवर्सी हुई थी हरिद्वार में, जो स्टेटमेंट दिया गया था दूसरे धर्म के खिलाफ। धर्म से निरपेक्ष होकर सोचना चाहिए ऐसा, मगर मान लो अगर आपके धर्म में सही है, मान लो अगर आपके धर्म में कोई बात सही है तो या गलत है, तो गलत को कैसे दूर किया जाए, और अगर दूसरे धर्म में अगर कोई बात सही है तो अपने धर्म में उसको कैसे
शामिल किया जाए। अगर कोई बात अच्छी है, उसका उपयोग होता है, तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। तो यही मानवतावाद में तर्कवाद, बुद्धिवाद पर आधारित था। तर्कवाद एवं बुद्धिवाद पर आधारित था। इसमें धार्मिक सार्वभौमिकता मैंने आपको समझा दिया। जो सन होता है एग्जाम्पल, वो रोशनी सबके लिए बराबर देता है। और मानवतावाद बिना सोचे समझे, अगर किसी गलत कार्य को होते हुए आप देख रहे हो तो मानववाद नहीं, उसमें कैटेगरी में नहीं आते हो। तो इसी प्रकार के आगे चलते हैं। यह केवल शिक्षित मध्यम शिक्षित वर्ग यह केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक पहुंच पाया और जन साधारण तक इसका प्रचार नहीं हो सका। शहरी शिक्षा का मतलब क्या है इसका? हाँ, ये बात सही है कि जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग वो मैक्सिमम शहरों में रहते हैं। सॉरी, ये लाइन गलत बोल दिया मैंने। नहीं, ये लाइन नहीं आएगी, गलत बोलते हैं। जो शहरी शिक्षित वर्ग के गांव में, जो शिक्षित वर्ग, जो मध्यम वर्ग था, आप दुनिया की क्या लिख रहा हूँ, मध्यम आप दुनिया की कोई भी क्रांति उठा के देख लो, दुनिया की कोई भी क्रांति आप उठा के देखो तो मैक्सिमम इसी का ही रोल आपको मिलेगा। जो उच्च वर्ग होता है उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है, और जो निम्न वर्ग होता है वो अपनी रोजमर्रा की, निम्न वर्ग जो होता है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। और ये जो मध्यम वर्ग होता है ये किसी भी आंदोलन करने के लिए थोड़ा टिक लेता है। मतलब जैसे किसान आंदोलन ले लो, पंजाब के किसान थोड़ा पैसे वाले, और हरियाणा और पश्चिम यूपी के आप ले सकते हो, मतलब सालों तक ये बैठे रहे। तो इसी टाइप से ये मध्यम वर्ग होता है, ये किसी आंदोलन में अपना भागीदारी दे पाते हैं। और यही बदलाव के बारे में मैक्सिमम चीजों को दिखाया जाता है, बदलाव के बारे में महसूस करते हैं। और इसका जो गांव में रहने वाला, वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं पूरी कर पा रहा था, तो मानव हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा धार्मिक कर्मकांडों, इसमें कहाँ गया क्या मेरा, मानव हितों से क्या संबंध है? ऐसा नहीं है कि इसमें मानवीय हितों को क्यों इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया। इसके पीछे रीजन था कि जैसे किसी भी क्रांति करने के लिए किसके लिए किया जाता है? मानव के लिए ही तो किया जाता है। और जो क्रांति होती है वो मानव के हितों के लिए ही किया जाता है। ऐसा कोई भी परिवर्तन भी तभी उपयोगी है। ये जो मानव हित है ना, इसके के लिए ही किया जाते हैं। मानवीय हितों और धार्मिक कर्मकांडों, मानवीय हितों से ये है, कोई भी अगर आप धर्म कांड कर रहे हो तो उसका मानव लाभ कैसे ले, पता चले लाभ की जगह या कल्याण उद्देश्य की पूर्ति ना हो सके, जिससे समाज अधिक कठिनाइयों तथा लाभ कम हो। जो लाभ तो कम हो जाए बट उसकी जो कठिनाइयां वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसी को ही मानव हितों को अंधविश्वास तो वही है जो जैसे पूजा पाठ, सती प्रथा, जैसे अंधविश्वास सती प्रथा था, और
पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति व्यवस्था, जो एक अवधारणा, जाति व्यवस्था नहीं, बाल विवाह, और जो विधवा पुनर्विवाह, यही सब धार्मिक कर्म कांड है। मतलब पूजा पाठ करना। अब स्त्रियों को लेके, स्त्रियों के सुधार पर बल देने के लिए स्त्री केंद्रित विचारों को समाज सुधार ने सामाजिक चेतना की आवश्यकता माना। सबसे दयनीय स्थिति किसकी थी? समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी। कैसे दयनीय थी? एक तो पुरुषों से हमेशा नीचा समझा जाता था। किससे? पुरुषों से। पुरुष प्रधान देश से हमेशा नीचे समझा जाता था। समाज में कोई इनकी पहचान नहीं थी। इनकी जो ऊर्जा और योग्यता होती थी वो सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा ने जो बुराइयां, जो कुरीतियां थी वो इनके बलि चढ़ जाती थी। जो इनमें योग्यता होती थी, जैसे सती प्रथा होगी, अब किसी में योग्यता है, उसका हस्बैंड मर गया 22 साल में, तो उसके साथ जला दी जाती थी। और तीसरा, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में दोनों महिलाएं पुरुषों पर ही आश्रित हैं। आज भी आश्रित हैं। आप गांव में जाओगे तो, या शहरों में भी ले लो, 50% आज की महिलाएं तो जॉब कर रही हैं, बट फिर भी अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो इनकी विवाह में कोई सहमति नहीं ली जाती है। आपकी किस टाइप से पसंद, मतलब लड़का पसंद है, किस टाइप से आपको लड़का पसंद है, इनसे कोई सहमति नहीं ली जाती है। जो एक नाग, काला नाग, एक इच्छाधारी है और एक ब्लैक कोबरा, इनके सामने से रख दिया जाता है कि भैया इनमें से कोई सा एक पसंद कर लो। ये 3 है, इनमें से एक पसंद कर लो। महिलाओं को हमेशा से ही वेदों के बाद से, मतलब वेदों के, ये आफ्टर वेद बोल रहा हूँ, जो वेद हमारे हैं ना, आफ्टर के बाद की बात कर रहा हूँ, नहीं तो वेदों में भी इनका इंक्लूड कर दो। वेदों में इनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वेदों में महिला जो स्त्री होती थी वो कंधे से कंधा मिलाकर वेद जो पुरुष और महिला, जो वेदों में महिला ने इनका बराबर हवन वगैरह ये सारे काम महिला ने हवन में साथ लेना, युद्ध में साथ लड़ाई लड़ना। जैसे जब भारत में अलबरूनी आता है तो बोलता है कि 10% जो भारत में केवल 10% लोग युद्ध करते हैं, बाद बाकी तो ये जो 10% ही लोग युद्ध करते हैं, जिसे क्षत्रिय बोलते थे, बाद बाकी तो युद्ध का नजारा देखते थे। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन भाग रहा है, कौन मर रहा है। अब अगला पॉइंट स्लाइड ही खोल लेते हैं। स्त्री को लेके, स्त्री हमारा पॉइंट हेडिंग रहेगी। जो एक तो ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो निर्णय नहीं ले पाती हैं। आज भी इसकी समस्या देखने को मिल जाएगी। जैसे शादी हुआ, अभी मैंने बोला था शादी के बारे में, या कॉलेज पढ़ने जाना है, या जॉब करनी। आज भी जो लड़कियां होती हैं उनके लिए टीचर या फिर छोटी मोटी जॉब के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता है कि आपके लिए सिर्फ यही जॉब बनी है। गांधी ये
इनका प्रयोग, इनमें ये कुरीतियां भारत में व्याप्त थीं। ये जो कुरीतियां थीं, शादी वाला पर्दा प्रथा करना और इसी प्रकार के अछूत। दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी अछूत की अवधारणा, दलित वर्ग के साथ भेदभाव और जाति कठोरता। जाति कठोरता, जो जाति कठोरता से संदर्भ है कि जो गांव में लोग रहते हैं, पहले भारतीय गांव में कैसे थे, आत्मनिर्भर थे, मतलब किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते थे। वो अपना पूरा जो गांव होता था इसी में अपना आसपास के गांव मिलके अपना जो विनिमय, ये तो यहाँ पर आप देखोगे लिमिटेड, यहाँ पर आपको इस चीज की समस्या मिल जाएगी। किसकी समस्या? जो आत्मनिर्भर गांव होने के कारण अत्यंत सुदृढ़ गांव के सबड़ घाट पर बैठते थे। जैसे आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो सबड़ के यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, बट आप समझते हो, सबड़ के यहाँ कोई अगर निम्न जात का जाता है तो अगर खाट पे बैठा होगा तो आज भी वो जमीन पे ही बैठता है। बहुत सारे गांव ऐसे मिल जाएंगे आपको। मंदिर में प्रवेश नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं। छुआछूत की अवधारणा, इसको ले लो। जो छुआछूत की अवधारणा है, जो उच्च जाति के होते थे, जैसे मैंने पहले अभी जब इससे पुरानी वाली अभी इसी वीडियो में पुरानी वाली स्लाइड में समझाया था कि जो इनको एक तो गांव से, ये जो गांव होता था तो इनको इस तरफ बसाया जाता था। इनके खान पान के तरीके अलग होते थे। जब ये अगर शहर की तरफ जाते थे तो गले में डाल के अपना मतलब बजाते हुए जाते थे कि जिससे हमारे आप हट जाओ, आप अछूत हो जाओगे। इनको गाय भैंस गोबर को सब कुछ छू लेते थे, बट इनकी तरफ देखना भी ये लोग पसंद नहीं करते थे। इनके शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया। शिक्षा देने के लिए, जैसे ये बोला जाता है कि अगर कोई निम्न जाति का अगर वो वेद सुन लेता था पुराण, तो उसके कानों में खोलता हुआ अब डर समझ जाओ डाल दिया जाता था। जो दलित वर्ग होते थे, इनके कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, इनकी जाति से निर्धारण होता था। ये जो जात होती थी ना, इससे ही ये निर्धारण होता था कौन सा व्यवसाय करेंगे। इसका ही एक नाम है, इससे ही निर्धारण होता था। और उसकी सामाजिक स्थिति भी जात से निर्धारण होती थी। अगर कोई निम्न जात में पैदा हुआ है तो उसको इसलिए निम्न जात में पैदा हुआ है कि बोला जाता था कि वो उसने पुराने कर्मकांड अच्छे नहीं किए हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था। और किसने वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए, मतलब वो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, बट उसमें बताएंगे कैसे। जो विवाह होता था 10 टाइप से होता है विवाह। पूर्व के जन्म के, वो मैंने बता ही दिया आपको, पूर्व के जन्म से ही उसकी जाति कि इसके भगवान ने जो दंड दिया है तो इसलिए इसे निम्न जाति में भेजा गया है। इसका काम है सिर्फ सेवा का काम करना। ये लोग सेवा तो करवाते थे बट इनको छूते नहीं थे, हीन भावना से देखते थे। पंडित जी जाते थे, इनके यहाँ सारे कर्म कांड होते थे, शादी ब्याह में पंडित जी आते थे, सब कुछ होता था। बट ये लोग पंडित जी, क्या ही बोलूं पंडित जी के बारे में। मंदिर में प्रवेश नहीं था, समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना, यहीं से ये इसकी जो अवधारणा आई यहीं से निकलती है। गांव से दूर, जैसा मैंने बताया, ये गांव से दूर बसाया जाता था। तो बहुत सारी आज भी, जैसे हमारे भारतीय संविधान में इनको लेकर 18 जो छुआछूत की अवधारणा, आर्टिकल 18 में अस्पृश्यता का जो मौलिक अधिकार दिया गया। आज के समय में इनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं, बट आज भी समाज में इन सारी बहुत सारी कुरीतियां हैं। जैसे स्त्री के प्रति गलत हीन भावना, जो
सांसद और मंत्री लोग होते हैं जिनके बारे में वो छोटे कपड़ों को लेके हमेशा कमेंट करते रहते हैं। वहीं पर क्वेश्चन बन जाता है, अगर जो बड़े स्त्री है वो छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो छोटी बच्ची के साथ क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे समाज में अभी भी बहुत कुरीतियां बाकी हैं। जैसे 3 तलाक हुआ और एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको अधिकार दिया गया, जिसको समाज ने प्राचीन काल से लेके आज तक, प्राचीन काल से लेके 2020 तक समाज ने उनके अधिकार छीन रखे थे। तो अब जाकर जिन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिनको पुरुष के बराबर, पुरुष जैसा शरीर तो दिया होता है बट पुरुष जैसे कुछ कार्य नहीं होते हैं, उनके कार्य थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इनके लिए बोला गया है कोर्ट द्वारा कि इनको भी वो अधिकार दिया, शिक्षा दी जाए जिससे देश प्रगति कर सके, ये भी अपना भागीदारी निभा सके। जैसे एक और कुरीति थी, विधवा पुनर्विवाह यार क्या हो रहा है मेरे साथ। विधवा पुनर्विवाह होता था। मान लो कोई अगर सती प्रथा से अगर कोई बच भी गया, अगर सती प्रथा अगर किसी महिला के साथ नहीं हुआ किसी कारण से, या कोई बच भी गया, तो उसकी शादी नहीं होती थी अगर उसका पति मर जाता था। तो इसको लेकर ईश्वर चंद विद्यासागर ने एक अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और इसको सिद्ध करने के लिए बोला गया कि वेदों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि एक जो स्त्री है 10 विवाह अपने एक जीवन में कर सकता है। ये विवाह है, विशाल नहीं, विवाह अपने जीवन में कर सकता है। इसको लेके 10 विवाह अपने जीवन में कर सकती है। इसको 1856 में एक कानून बना डलहौजी के काल में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जिसे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही बच्चों को जैसे शिक्षा, एक तो स्त्रियों की शिक्षा इस तरह से काट रखी थी, मतलब दिलाती नहीं थी। एक तो इनको स्त्री को समझाता था कि ये पराया धन है, 10-15 साल में इसकी शादी हो जाएगी, शादी करने के बाद से 10-15 साल में इसकी शादी करने के बाद ये दूसरे के घर चली जाती और इसका काम सिर्फ घर का होता है। घर में किचन जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं, चौका चूल्हे तक ही इसको सीमित किया गया था। बट आज ऐसा नहीं है, आज की महिलाएं बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। जैसे कि एक कुरीति थी बाल विवाह, वो मैंने पीछे समझाया था। बच्ची जो बाल विवाह कर दे, क्या नाम, एक तो बाल विवाह बचपन में उसकी शादी कर दी जाती थी मायके, और उसपे एक तो जो बाल विवाह होता था, बाल विवाह बच्चे की बचपन में ही शादी, लगभग 10 से 15 साल में शादी कर दी जाती थी। वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसे कम उम्र में प्रेग्नेंस होना पड़ता है और उसका जो मानसिक तनाव होता है वो विकसित नहीं हो पाता। वो एक लिमिटेड एरिया में ही इतने ही रह पाता है। जो उसकी शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा। एक थी शिशु हत्या। शिशु हत्या में खासकर जो लड़कियां होती थी, जो छोटी छोटी बच्ची होती थी, उनको एक बोझ समझा जाता था।
क्या समझा जाता था? इनको एक बोझ समझा जाता था। ये बोझ है, पराया धन है। पराया, जैसे मैंने अभी पहले बताया, पराया धन है, पराया धन है। और इनकी पराया धन जब इनकी शादी की जाएगी तो उसमें बहुत सारा, जैसे राजपूतों में काफी जैसे दहेज दिया जाता था। दहेज के नाम पर इनकी लड़कियों की हत्या कर दी। जो छोटी छोटी बच्चियां थी जो पैदा तो हो तो जाती थी सब, बट इनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसी का ही आप हरियाणा में देख सकते हो। दहेज के चक्कर में या फिर पुत्र कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे घर में सिर्फ लड़का ही पैदा हो, तो लड़के के कारण ये जो बच्ची होती थी छोटी, इसको मार देते थे ये लोग। ये इसको अल्ट्रासाउंड करा के इसको पेट में ही मरवा देते थे, या फिर अगर जन्म गई तो बाहर मरवा देते थे। तो इसी को हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर किसी स्टेट का कम है, लिंगानुपात मतलब महिला और पुरुष, इसकी गिनती की जाती है। तो इसमें अगर कम है तो हरियाणा ही स्टेट है जो आज के समय इसकी इस कदर ये हालत हो रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चलाई जा रही है। अगर बेटी, जैसे शिक्षा को स्त्री से दूर रखा गया था। अगर किसी भी परिवार की महिला अगर पढ़ी लिखी है, किसी एक जो परिवार है ये, अगर इसकी ये अकेली महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसके कंडीशन घर की अलग होगी। और एक ये परिवार बगल में रहता हो बट उसमें महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी फैमिली की कंडीशन अलग होती है। ये बोला जाता है कि अगर महिला भी पढ़ी हो तो उस समाज में ज्यादा प्रगति होती है, क्योंकि बेटे का काम तो वही बचपन में देखती हैं। तो इस प्रकार हम अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे अगली अब आज का टाइम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे में कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना या डिसलाइक कर देना। और डिसलाइक करना तो आप ये लिख देना कि हमने डिसलाइक क्यों किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आगे क्या कमियां की हैं और आगे क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू सो मच अगेन।